हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 7 जो मैथ्स में है हमारा क्लास 10th का, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसमें मार्च 2020 में जो क्वेश्चंस पेपर हुए इस बार, जो इस साल सीबीएसई के दो पेपर हुए, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, और एक स्टेट बोर्ड का पेपर हुआ जो गुजरात स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनमें से चैप्टर नंबर 7 में कौन से क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स का आए, कितने क्वेश्चंस और में पूछे गए, तो उस तरह से हम प्रिपरेशन इसकी करेंगे। ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी मैंने पॉलिनोमियल्स और प्रोबेबिलिटी के वीडियोस इस चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से टेबल है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के है, ये 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन पूछे गए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीएसई की। तो सीबीएसई में दो पेपर होते हैं मैथ्स में, एक तो स्टैंडर्ड होता है और एक बेसिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की, कि सिर्फ चैप्टर 7 के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चैप्टर वाइज हम सारे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो देखो स्टैंडर्ड पेपर है, ये उसका थर्ड सेट था जो मेरे पास अवेलेबल था, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। तो वो इसी उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए गए थे तो वो हम देखते हैं। तो देखो उसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और ये जो 4th, 8th और 15 लिखा हुआ वो क्वेश्चन नंबर है उस पेपर में। तो स्टैंडर्ड का थर्ड सेट था मेरे पास, तो उसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन से एक 4th एमसीक्यू था, एक 8th नंबर का एमसीक्यू था, और उसी के साथ एक और में भी एमसीक्यू था, ठीक है। और का मतलब उसी में ही और दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर है 4th, 8th, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर है। फिर 15 एक एफआईबी थी, तो उसको मिला के 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से निकल गए थे फर्स्ट 1 मार्क्स में। फिर 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 0 था वो। और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था जो 33 नंबर पे था, और उसके और में भी क्वेश्चन था, यानी 33 के 2 क्वेश्चन थे। तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे। तो टोटल कितने मार्क्स का आया, 3 मार्क्स 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स का एक सम। तो इस चैप्टर में से, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 से 6 मार्क्स का टोटल स्टैंडर्ड में पूछा गया था, ठीक है। और इतना ही कहाँ पूछा गया था, बेसिक पेपर में पूछा गया था। तो बेसिक पेपर में भी 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो देखो कौन से थे, एक फर्स्ट एमसीक्यू था, फिर 8th एमसीक्यू ही था, और 14th एफआईबी थी। तो ये 3 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, और 2 मार्क्स का एक भी नहीं पूछा गया था, 0। एंड थर्ड मार्क्स का कितना था, 31st, और 4 मार्क्स का नहीं पूछा गया था। तो ये 3 मार्क्स 31st के, और यहाँ पे 1, 2 और 3, टोटल 6 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, ताकि आपको पता चले कि चैप्टर करने के बाद आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार पेपर देखो, एनालाइज करो, और बाद में रेफरेंस बुक पढ़ो, तो आपको प्रिपरेशन करने की थोड़ी अच्छे से पता चले और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओ। अब सिमिलरली हम देखते हैं स्टेट बोर्ड में हमारे जीएसईबी में क्या था। तो जीएसईबी में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था 10th में। देखो ये एफआईबी भी नहीं था, ना ही एमसीक्यू था, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, जो भी आएगा हम करेंगे भी। तो 1 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था, और एक 3 मार्क्स का 30 नंबर पे क्वेश्चन था, और उसके और में भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सिमिलरली यहाँ बेसिक में भी 31st में, जैसे ये स्टैंडर्ड में 33 में और में क्वेश्चन था, बेसिक में और जीएसईबी में नहीं थे, और 4 मार्क्स का एक भी नहीं पूछा गया। तो स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर कितना है, 4 मार्क्स का है, जो कि बोर्ड की ब्लूप्रिंट में भी ये दिया ही हुआ था कि यहाँ पे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा स्टेट बोर्ड में, ठीक है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पेपर हुए उसी की बात कर रहा हूँ मैं। सीबीएसई के 2 स्टैंडर्ड बेसिक और एक हमारा स्टेट बोर्ड गुजरात बोर्ड, ठीक है। तो चलो एक एक करके सबके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कितने थे। तो देखो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा। तो उसमें 4th नंबर में एक यहाँ पे एमसीक्यू था। तो देखते हैं क्या है, कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m माइनस एन एंड माइनस एम एंड एन इज। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस तरह से थे। ऑप्शन नंबर ए √n² प्लस m स्क्वायर, m प्लस n, 2 √n² प्लस m स्क्वायर, √2n² प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या है, तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, x1 y1 हम इसे ले लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x2 y2, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली 1 मार्क्स में, तो हम देख लेते हैं। तो देखो x2 क्या है हमारे पास, माइनस m, x1 क्या है हमारे पास, ओनली m होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास n, माइनस y1 क्या है, नेगेटिव n है, तो वहां ब्रैकेट करना ना भूले,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एम क्या हो जाएगा -2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, यानी कि n प्लस n का होल स्क्वायर, नीचे -2m का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर, प्लस n प्लस n क्या हो जाएगा 2n, और 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो देखो क्या निकलेगा, दोनों में से कॉमन क्या निकलता है 4 निकलता है, तो √4 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो √4 का मतलब क्या होता है 2 √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा सी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो या n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -40 एंड 10 ठीक है, एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि उसमें एक्स एक्सिस नॉन जीरो होती है। अगर वाई एक्सिस बोलो तो उसको क्या लेते हैं हम 0y लेते हैं। तो इस तरह से पॉइंट लेना हमें समझ में आना चाहिए। तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले सेगमेंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, 3 पॉइंट लेंगे एक्चुअली। एक ए है, इसको मान लेते हैं ए -40, इस 10 को मान लेंगे बी जो कि है 10 यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस है उसको हम पी मान लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमने ये बीच वाले जो पॉइंट है ज्यादातर पी ही लिए हुए। अब यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस सेम है और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम है। तो अगर इसे हम टेक्स्ट बुक में जिस तरह से दिया है उस तरह से करने जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एपी के बराबर पीबी होता है। क्यों? क्योंकि पीबी दोनों ही क्या है इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए एपी इज इक्वल टू पीबी हो जाएगा। तो एपी का मतलब क्या होगा, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो देखो यहां से इसका निकालो, तो x ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखता हूं इसमें, तो x -4 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर होगा। ओके, देन आफ्टर दैट pb के लिए हम क्या लिखेंगे, तो pb के लिए 10 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर होगा। सेम इसके लिए x1 y1 इसके लिए ये बन जाएंगे और इसके लिए x2 y2 बन जाएंगे। ठीक है, सामने बस डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 0 तो 0 हो जाएगा और सामने क्या हो जाएगा √10 - x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो x + 4 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 10 - x का होल स्क्वायर होगा। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab यानी 2 × 4 × 8 x + 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगाया मैंने, और सिमिलरली यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 100 यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा -20x + x का स्क्वायर। तो देखो अब जो कट होता है वो कर दो, x² कट हो जाएगा, सारे x एक तरफ ले जाओ और बाकी के नंबर एक तरफ ले जाओ। तो -20x इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8x इज इक्वल टू, सिमिलरली 100 + 16 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। तो 20 + 8x कितना होगा 28x, 100 - 16 कितने होंगे 84। देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 84/28। तो ये क्या हो जाएगा 28 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 3 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा मुझे 30। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा डी। बस जरा सोचो कि ये तो हमारा प्रॉपर मेथड है और ये तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू है सिर्फ, तो ऐसे करना जरूरी थोड़ी होता है क्या। ये तो स्टैंडर्ड मेथड है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसको सोचने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। कैसे, तो वो देखो कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मिड में पॉइंट होता है ना ये, क्योंकि पी ए और पी बी सेम है, यानी पी क्या है मिड पॉइंट हुआ। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दूसरा, इट्स अ मिड पॉइंट ऑल्सो। सो मिड पॉइंट निकाल दो ये दोनों का। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना ईजी है कि ए और बी का अगर मिड पॉइंट निकाले तो क्या निकलता है। देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि पहले दोनों जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये -4 और 10 दोनों का प्लस डिवाइडेड 2 मिड पॉइंट में इसी तरह से होता है, और दोनों जो y कोऑर्डिनेट है उन दोनों का प्लस। तो 0 + 0 डिवाइडेड 2, तो क्या होगा 10 - 4 6, 6 डिवाइडेड 2 एंड 0/2, 6 डिवाइडेड 2 इज 0 एंड 0, 30 आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, और आई थिंक जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का हमारे यहाँ पे थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर मेथड है
अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर ये कर सकते हो, ये जो x वाला पूरा किया हुआ है, पर अगर समझ में आ जाता है तो इज द बेस्ट वे। तो आंसर क्या होगा हमारा 30 आंसर होगा डी पॉइंट में। चलो उसी 8 में और में क्वेश्चन था 1 मार्क्स में स्टैंडर्ड में। तो देखो द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर -63 एंड 64 इज, यानी कि सेंटर क्या होगा उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने। तो उससे कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए हुए। तो देखो पहले सर्कल देख लेते, और डायमीटर का मतलब क्या होता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, उसके 2 पॉइंट टच किए होते हैं सर्कल की बाउंड्री पे और उसका सेंटर कहीं यहाँ पे होता है O। ठीक है, हम O मान लेते हैं। एक पॉइंट को हम A नाम दे देते -6 and 3 एंड B को नाम दे देते हैं 6 and 4। तो सिंपल मिड पॉइंट है यहाँ पे भी, क्योंकि O सेंटर पे है तो A और B का क्या होता है वो मिड पॉइंट ही होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको मेथड में भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो -6 + 6 डिवाइडेड 2, क्योंकि मिड पॉइंट है यहाँ पे, और 3 + 4 डिवाइडेड 2। 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, 0/2 0, एंड 3 + 4 7/2। तो क्या हो जाएगा 0 7/2। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये FIB थी कि AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टाइसेस आर 0 - 3, O 0 0, B 4 0, देन लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। तो हम पहले रेक्टेंगल लिख लेते हैं क्या है। तो A O B एंड C, उसे कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं कि एक का 0 - 3 दिया हुआ है, B का O का हमें दिया हुआ है 0 0, एंड B का दिया है 4 0, एंड C का हमें नहीं पता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब यहाँ पे क्या होगा AB, यानी हमें सिर्फ AB निकालना है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये x1 है 0, ये y1 है -3, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 - x1 विच मीन्स 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यानी 0 - -3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 0 - -3 तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 + 9 विच मीन्स √25 इज इक्वल टू कितना होगा आंसर 5 होगा। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यूनिट आएगा हमारा आंसर, क्या होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, ये 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मेथड दिखाना जरूरी नहीं होता है, वो डायरेक्ट आंसर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में दिखाना पड़ता है जो अभी आएगा। तो देखो ओके, अब ये स्टैंडर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, 2 मार्क्स का तो एक भी नहीं था। तो देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 6 - 4 and -2 - 7. Also find the point of intersection. ओके, तो कौन से रेशियो में y एक्सिस डिवाइड करता है दो पॉइंट्स को, वो हमें देखना है। तो चलो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले अच्छे से। तो जो डिवाइड करता है वो बीच में P पॉइंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे A ले लेता हूँ, और यहाँ पे B। ठीक है, तो एक पॉइंट को हम A नाम दे देते 6 - 4, एंड B को हम -2 and -7 लिख लेते हैं। अब y एक्सिस का है तो y कोऑर्डिनेट उसमें नॉन जीरो होगा, तो हम इसको 0y मान लेंगे सपोज करके। ठीक है, तो अब हम अच्छे से लिख लेते हैं इसको कि a वाले पॉइंट को हम कैसे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो a इज इक्वल टू 6 - 4 को हम क्या मान लेंगे, उसे ही हम a ऑफ x1 y1 मान लेंगे। उसके बाद b के जो कोऑर्डिनेट है -2 और -7, उसी को ही हम b x2 y2 मान लेंगे, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। अब देखो फॉर्मूले के जो रेशियो फाइंड करना है वो एक सेक्शन फॉर्मूला है, और सेक्शन फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला है हमारे पास। एक तो m एंड n से रिलेटेड है, और दूसरा है k और 1 को लेके। तो जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो k वाला फॉर्मूला यूज करो। वैसे दोनों से आंसर आता है, बट k वाला फॉर्मूले से थोड़ा इजी रहता है, कैलकुलेशन इजी रहता है। ठीक है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं अभी कि इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab is k:1, then coordinates of point P will be kx2 plus x1 divided k plus 1, ky2 plus y1 divided k plus 1। यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट है, तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, P के कोऑर्डिनेट है 0 और y, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा kx2 plus x1 अपॉन k plus 1, ky2 plus y1 अपॉन k plus 1। अगर यही चीज आपको m और n लेके करनी है तो वहां पे फॉर्मूला होगा mx2 plus nx1 अपॉन m plus n,
my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यही फॉर्मूला m1 m2 में भी अवेलेबल होता है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो यूज कर सकते हो। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ 0y मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, p ऑफ 0y इज इक्वल टू, अब जो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट करते हैं, k वही रहने दो। x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास -2 है, नेगेटिव वैल्यू को ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा करो, प्लस x1 क्या है हमारे पास 6 है, और नीचे k प्लस 1, और उसके बाद k y2, तो y2 क्या है हमारे पास -7, कीप इन ब्रैकेट, प्लस y1 क्या है हमारे पास -4, ठीक है, तो और नीचे k प्लस 1। तो अब क्या होगा, p ऑफ 0y इज इक्वल टू k इंटू 2 -2k हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे -7k प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 अपॉन k प्लस 1। अब कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो x वाला कोऑर्डिनेट x को कंपेयर करो, y वाला y के साथ करते हैं, तो क्या होगा -2k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड -7k -4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो देखते हैं चलो, तो क्या होगा, यहाँ पे तो k प्लस 1 उस तरफ जाएगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा पूरा, तो 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच मीन्स 2k इज इक्वल टू प्लस 6 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, देन वी गेट k इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। अब जो k इज इक्वल टू 3 मिला हम वहीं पे यहाँ पे पुट कर देते, पर देखो यहाँ से एक आंसर हमें निकल के आ गया कि हमने रेशियो को क्या माना था k:1, तो k:1 विच मीन्स हमारा आंसर रेशियो का मिल गया। हमें कितना रेशियो था, फाइंड द रेशियो, तो हमारा आंसर होगा 3:1 आंसर होगा, तो आधा आंसर मिल गया हमें। अब ऑल्सो द फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच मीन्स वी हैव टू फाइंड y, तो k इज इक्वल टू 3 वैल्यू हम इसमें पुट कर देते, तो -7 इंटू k की वैल्यू कितनी थी 3, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4, और नीचे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो 7 3 -21 -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, तो -21 -4 -25 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। तो हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया, p ऑफ 0y इज इक्वल टू कितना मिला है हमें 0 एंड -25/4, तो ये कोऑर्डिनेट भी हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया और रेशियो हमारा कितना था 3:1। तो ये क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स में पूछा गया था स्टैंडर्ड में। ठीक है, आगे देखते हैं अब। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी के और में, दोनों में से आप कोई भी और कर सकते थे कि शो दैट द पॉइंट्स 7 10 -2 5 3 -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, एक तो आइसोसेलेस है और ऊपर से राइट ट्राइंगल है, दोनों चीजें शो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं अगर शो करना है तो यहाँ पे मैं राइट ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो इसको मैं ए बी और सी पॉइंट के नाम दे देता हूँ। तो ए मेरा पास कितना है 7 10, बी -2 and 5 एंड सी कितना है 3 -4। ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। अब हमें क्या पूछा गया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो साइड ट्राइंगल के इक्वल होने चाहिए, तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। तो चलो चेक कर लेते हैं, हम 1 by 1 पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ए बी क्या है हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए बी के लिए लिखो, अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि ए बी में 7 और 10 है वो x1 y1 है, -2 and 5 है वो x2 y2 है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x2 - x1 यानी कि -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा -2 - 7 -9 का होल स्क्वायर होगा प्लस 5 - 10 विच मीन्स 5 होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंदर 81 प्लस ये क्या हो जाएगा 25। तो ए बी क्या मिल जाएगा मुझे 6 एंड 106 यूनिट। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू मुझे कितना मिला 106 यूनिट। ये यूनिट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली यूनिट नहीं दिया होता है, तो ये कॉमन तरीका है लिखने का। सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं होता है तो हम उसमें सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं। तो ये ए बी है। अब उसी तरह से हम निकालते हैं बी सी निकाल देते हैं। तो चलो बी सी निकाल देते हैं। तो बी सी में क्या होगा हमारे पास 3 -2 का होल स्क्वायर होगा। जहां भी नेगेटिव आता है वहां ब्रैकेट किया करे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद
-4 -5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर पूरा सॉल्व करो अच्छे से, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 2 5, 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, पर आंसर यहाँ पे माइनस में रहेगा तो नेगेटिव स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यही आ रहा है सेम, तो ये क्या होगा यहाँ पे 25 + 81, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा 106 यूनिट्स। ओके, तो 106 आया, यहाँ भी 106 आया, यानी कि दो साइड मिल तो रही है। अब तीसरी भी हम चेक कर लेंगे। क्यों चेक करेंगे, अगर तीनों इक्वल निकल गई तो वो तो फिर इक्विलेटरल हो जाएगा ना, आइसोसेलेस तो नहीं रहेगा, तो इसलिए चेक करना जरूरी बनता है। तो AC इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेते हैं। तो AC में क्या दिया हुआ है 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर। तो 3 - 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 होल स्क्वायर and -14 होल स्क्वायर, विच मीन्स वी गॉट टू से -4 का होल स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 196 एंड 16 मीन्स 6 6 12, 212 हो जाएगा, तो 212 यूनिट्स। तो देखो दो साइड इक्वल आ गए, तीसरी डिफरेंट है, यानी कि हमारा थोड़ा जो है वो प्रूफ हो गया कि आइसोसेलेस तो है भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC एंड विच इज नॉट इक्वल टू AC, विच मीन्स AB इज इक्वल टू BC हो गया, मीन्स हम लिख सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब राइट ट्राइंगल में क्या आता है, तो राइट ट्राइंगल में हमारा पाइथागोरस आता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेटमेंट ही क्या है, हमने बहुत बार देखा है। तो हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल यहाँ पे B को ही मान लेते, ठीक है, ये B को ही राइट ट्राइंगल मान लेते। तो देखो किसी भी दो साइड का स्क्वायर ले लो और उसका एडिशन तीसरी साइड के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखो हमें यहीं से ही क्लियरली हिंट मिल जाता है कि 106 + 106 क्या हो जाएगा 212 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि AB स्क्वायर + BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है क्या, हम चेक करेंगे इसको। तो AB का स्क्वायर यानी कि 106 अंडर रूट है तो 106 होगा, BC अंडर रूट 106 है तो 106 का स्क्वायर अंडर रूट 106 का स्क्वायर 106 होगा, एंड AC का सिमिलरली 212 होगा। तो विच मीन्स 212 इज इक्वल टू 212, ये क्राइटेरिया वेरीफाई करता है, यानी ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो सकता है, यानी कि यहाँ पे B क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखो साइड का स्क्वायर था वो हाइपोटेनियस के बराबर आया, विच मीन्स B 90 हुआ। तो ये कैसे प्रूव होता है, कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस है, कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे। पाइथागोरस थ्योरम जो आपके ट्राइंगल का चैप्टर है उसमें दो थ्योरम है, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है, एक पाइथागोरस और उसका कन्वर्स। तो B 90 हो गया, तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगुलर ABC वो राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ एंड में स्टेटमेंट लिख देना कि जो ये ट्राइंगल था ABC विच इज राइट ट्राइंगल विथ एंगल B इज इक्वल टू 90। ये लिखना कंपलसरी है, ये दिखाना पड़ता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दूसरे दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये भी क्वेश्चन 3rd मार्क्स में था। तो दोनों में से अगर प्रिफर किया जाए तो पहले वाला बेटर है, इसमें अलग अलग निकाला इससे अच्छा। तो वैसे तो दोनों ही इजी है, पर अगर चॉइस की बात आती है तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टैंडर्ड में इस तरह के 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते पेपर। हाँ, अब बेसिक का पेपर आएगा। तो देखो चलो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 - 6 is the midpoint of the line segment joining 0 0 and xy, then the point xy is। ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो MCQ था है कि 3 - 6 है जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P ले लेते हैं जो मिड पॉइंट होता है ऑलवेज, एंड -6 A पॉइंट ले लेते हैं हम 0 0 को, एंड B पॉइंट ले लेते हैं XY को। तो हमें क्या निकालना है XY फाइंड करना है। तो P मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 - 6 के बराबर ए और बी का मिड पॉइंट मीन 0 + x/2 एंड 0 + y/2। तो कंपेयर करो कोऑर्डिनेट्स को, 0 + x/2 इज इक्वल टू 3 एंड y + 0/2 इज इक्वल टू -6, विच मीन्स x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा से 6, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2 6 जा -12, विच मीन्स वी गेट 6 - 12। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी था, तो ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 - 2 एंड -3 2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा, उसी से हो जाएगा ये। तो हम ए बी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको एक को ए नाम दे देते और एक पॉइंट को बी नाम दे देते। तो हम डायरेक्टली निकाल देते ए बी इज इक्वल टू, तो -x1 y1 x2 y2, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36, 4 का स्क्वायर 16, विच मीन्स इसे हम प्लस करेंगे तो √52 यूनिट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी 1 मार्क्स का था। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर PQR इज 0 देन द पॉइंट्स PQR इज। तो इसके ऊपर से, तो ये लास्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, जो 7 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर के जो एरिया निकाले उसमें k की वैल्यू जो फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं कि वो एरिया ऑफ 0 कब होता है किसी ट्रायंगल का, जब तीनों ही पॉइंट PQR वो तीनों ही पॉइंट को लीनियर होते हैं तब। तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में जब पॉइंट होते हैं तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल बनता ही नहीं है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका एरिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलिनियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें फिगर आ नहीं रही थी इसलिए मैंने अपने आप से यहाँ पे बना दी है। ठीक है, यहाँ पे फिगर दी होगी पेपर में, तो यहाँ पे मैंने खुद से ही लिख दिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलो। Krishna has an apple orchard which has a 10 by 10 meter size kitchen garden attached to it. If she divides into 10 by 10 grid, puts soil and manure into it, she grows lemon plant at A, coriander at plant B, onion at plant C, and tomato plant at D. Her husband Ram plants her kitchen garden and praised her kitchen garden and points out on joining ABCD दे में पैरेललोग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे कोई है जो यहाँ पे इस फील्ड में ABCD पे कुछ ना कुछ यहाँ पे उन्होंने प्लांट लगाए गए। अब हमें उनके आंसर देने हैं कि ये 10 by 10 है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस वहाँ पे 10 पॉइंट्स है, वाई एक्सिस है वहाँ पे भी 10 पॉइंट तक है। तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसी तरह से एग्जैक्ट फिगर दिया होगा, बस ये जो मैंने लिखा है उसकी जगह पे वो प्रिंटेड अच्छे से होगा ABCD, और यहाँ पे प्लांट कुछ ड्रॉ किया होगा ABCD के आसपास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 7.1 में है और 7.2 में भी है, दोनों में ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ABCD यूजिंग 10 by 10 ग्रिड एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे जो ABCD दिख रहा है उसके हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, उतना ही लिखना है हमें, तो जो कि इजी है। तो देखो A के लिए कोऑर्डिनेट लिखो, x एक्सिस में 2 है और y एक्सिस में भी 2 है, तो A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 2 हो जाएगा। ओके, बी का कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स एक्सिस पे बेटा 5 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो 5 और 4 हो जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स पे 7 और वाई पे 7 7 7। एंड डी के लिए कितना है, डी के ऊपर 4 है और वाई के ऊपर 5 है, तो 4 और 5। तो यहाँ पे हो गए ये ABCD। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि कोऑर्डिनेट लिखने उनके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ए की कोऑर्डिनेट 2 2, बी के 5 4, सी के 7 7 एंड डी के 4 5। अब उसी के ऊपर से हमें लिखना है यहाँ पे कि आगे ये ABCD पैरेललोग्राम है या नहीं, वो हमें चेक करना है। ठीक है, फाइंड वेदर द ABCD इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। तो चलो वो हम देख लेते। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम हम ले लेते, अलग से ले लेते। ठीक है, उसी फिगर में है पर मैंने दूसरे पेज में अलग से पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। A, B, C और D। A हमारे पास क्या था, 2 2 था, और B हमारे पास था 5 4 5 4। सी था हमारे पास 7 7 7 7 और डी था हमारे पास 4 और 5। ये था हमारे पास 4 और 5। अब हमें चेक करना है कि ये ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है या नहीं। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते। तो हम वो देख लेते। तो हम पहले क्या करते, चारों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेते, हमें पता चल जाएगा। तो AB इज इक्वल टू हम ले लेते हैं। ये हम सेकंड के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट था AB पैरेललोग्राम है या नहीं। तो AB के लिए हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो क्या होगा 5 - 2 का होल स्क्वायर होगा,
प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर 4, विच मीन्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, तो ए बी हमें कितना मिल गया? 13 यूनिट्स मिल गया। उसी तरह से हम बी सी निकाल देते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा? तो बी सी इज इक्वल टू 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो 7 माइनस 5 मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर, विच मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 13 यूनिट्स होंगे। तो ये कितना आया? 13 यूनिट्स आया बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी लिख देता हूँ और यहाँ पे ए बी जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए बी निकाल दिया हमने और बी सी भी निकाल दिया। अब चलो सी डी निकाल देते हैं। तो सी डी क्या होगा? तो सी डी इज इक्वल टू, फॉर सी डी डिस्टेंस कितना होगा? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस मैंने 7 से लिया ना, तो आप सी डी को डी सी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कुछ भी निकालो, डिस्टेंस तो सेम ही आता है। ठीक है, इसको सी डी मतलब डी सी मान लो। ठीक है, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स 9 प्लस 4 तो अंडर रूट 13 यूनिट्स। तो चलो ए बी बी सी और डी सी निकालें। अब हम ए डी निकाल देते। ये तीनों साइड हमने कवर कर ली है। अब हमारे पास क्या बचता है? ए डी। तो हम ए डी निकाल देते हैं यहाँ से। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। तो 4 माइनस 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 13 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू सी डी भी मिल गया, क्योंकि सब बार रूट 13 है, यानी कि आंसर हमारा सारे साइड सेम आए। अब देखो सारे साइड सेम आए, इसका मतलब तो ये होता है कि ये स्क्वायर भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी पैरेललोग्राम हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी भी आ रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी भी आ रहा है। तो हम स्क्वायर और पैरेललोग्राम में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो स्क्वायर में जो होता है उसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। और पैरेललोग्राम में वो इक्वल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं? अब डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कि डायगोनल की लेंथ निकाल देते हैं। तो चलो हम ए सी निकाल देते हैं और बी डी निकाल देते हैं। अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी आया तो वो स्क्वायर होगा, और अगर वो नॉट इक्वल टू आया, विच मीन्स वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलो मैं इसे रफ कर देता हूं पहले, तो फिर लिख लेते हैं इसको। ए बी सी और डी। ए हमारे पास था 2 2 था, बी हमारे पास था 5 4, एंड सी हमारे पास था 7 7, एंड डी था हमारे पास 4 5। ठीक है, अब हम किसकी लेंथ निकालेंगे? डायगोनल की। तो हम ए सी निकाल देते। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल बता देते, अगर इक्वल होंगे तो स्क्वायर, अगर नहीं होगा तो पैरेललोग्राम। तो चलो क्या होगा? ए सी मीन्स 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, विच मीन्स अंडर रूट 50 यूनिट्स। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? अंडर रूट 50 यूनिट्स मिले। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या निकालते हैं? बी डी निकालते। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 माइनस 5 मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। तो ये क्या आएगा? अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो देखो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी आया, मीन्स अपोजिट साइड इक्वल थे और डायगोनल इक्वल नहीं हुए। अगर इक्वल हो जाते तो स्क्वायर आता, पर यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए तो वो भी रीजन लिख दो कि पैरेललोग्राम AB इज इक्वल टू CD, सामने सामने वाली साइड इक्वल आई है, और BC इज इक्वल टू AD। सो opposite sides are equal and diagonals are not equal, which means we can say that ABCD is a parallelogram. अगर diagonal equal आते तो
स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बेसिक के पेपर में। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट बोर्ड की, कि स्टेट बोर्ड में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 1 मार्क्स का पूछा गया था और एक 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो दोनों ही लिख लेते हैं। तो चलो देखो, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था ये। क्या था ये कि इफ m/2 5 is the midpoint of the line segment joining the line q minus 6 7 and r minus 2 3 then find the value of m। तो मिड पॉइंट के ऊपर बेस्ड ऊपर क्वेश्चन है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। जो मिड पॉइंट है उसको हम p नाम दे देते हैं, क्या है m/2 एंड 5, और जो पॉइंट दिए हुए है उसको मैं ले लेता हूँ q माइनस 6 एंड 7, r कितना दिया हुआ है -2 एंड 3। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का ही हम फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली। शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली इस तरह से लिख लेंगे m/2 एंड 5 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस -2 डिवाइडेड 2 एंड 7 प्लस 3 डिवाइडेड 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे -6 -2/2 इज इक्वल टू m/2 के साथ कंपेयर कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट के साथ एंड y कोऑर्डिनेट के साथ। तो 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10/2। इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो दोनों साइड सेम 5 आएगा, हमें सिर्फ m की वैल्यू से लेना देना है। तो -8/2 इज इक्वल टू m/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -8। तो m इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा m की वैल्यू कितनी होगी -8 होगी। तो ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया स्टेट बोर्ड से। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन बचा है इसका 3 मार्क्स का, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था इस मार्च 2020 के पेपर में, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर A10 B70 663 एंड D23। तो चलो क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो A पॉइंट है उसको हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं जो है 70, यहाँ पे हम C ले लेते हैं जो है 63 एंड जो D ले लेते हैं जो कि है 23। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब क्वाड्रिलेटरल जैसा जैसा होता है उसका एरिया ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोम्बस के लिए बोलते तो उसका सीधा फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2। पैरेललोग्राम बोलते तो उसका फॉर्मूला है बेस इंटू साइड। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप 8-9 स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पे पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे कुछ और चीजें तो नहीं दी है, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम इसमें एरिया निकालेंगे कैसे। तो क्वाड्रिलेटरल को बीच में से सेपरेट कर लेंगे ट्राइंगल्स के द्वारा। तो देखो कैसे, तो एक ट्राइंगल यहाँ पे, ये जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करता है 2 ट्राइंगल के फॉर्म में, एक ये और एक ये। तो हम निकालेंगे उसको। तो देखो, तो यहाँ पे हम ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं पहले, A B और C। तो A के कोऑर्डिनेट है उसे हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 10 इज इक्वल टू x1 y1 हो जाएंगे। ठीक है, फिर B के लिए क्या है 70, वो क्या हो जाएंगे उसके लिए x2 y2 हो जाएंगे, हम अज्यूम कर लेंगे। और C क्या है 63 विच मीन्स C x3 y3। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं ट्राइंगल का कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। तो मैं हमेशा से एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ इस तरह से याद रखता हूं, जो अंदर बुक में दिया है उसी तरह से। देखो कैसे, 1 2 3 है तो 2 3 को आगे ले लो, 1 पीछे चला जाएगा, ये 2 डिजिट पहले आ जाएंगे 2 3, 1 2 3 2 3 1, फिर 3 1 को आगे ले लो और 2 पीछे चला जाएगा 3 1 2। अब उसे लिखेंगे कैसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो पहले शुरुआत में जो नंबर आए उसको हम ऐसे लिख लेंगे x1, और ये पहली लाइन पूरी x की है और दूसरी दोनों y की है, पर दोनों में डिफरेंस लिखेंगे y2 माइनस y3, प्लस दूसरे में x2 और y3 माइनस y1, और उसके बाद x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब मैं यहां से लिखता हूं वरना वो लाइन में आएगा नहीं पूरा। x1 क्या है हमारे पास, वो लिखते जाओ 1, जो भी वैल्यू है वैल्यू में मिस्टेक ना हो वरना आंसर गलती आ सकती है। y2 कितना है हमारे पास 0 है वो, एंड y3 कितना है हमारे पास 3 है, प्लस x2 कितना है हमारे पास 7, y3 माइनस y1, तो y3 हमारे पास 3 है और y1 कितना है 0, प्लस x3 कितना है हमारे पास 6 है और y1 कितना है हमारे पास 0 माइनस y2 0 ही है। ठीक है,
तो हम 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और क्या मिलेगा हमें 0 माइनस थ्री वन जा -3 प्लस 7 3 जा कितना होगा 21 प्लस 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है 1/2 इंटू 21 में से 3 जाएंगे 18, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 स्क्वायर यूनिट बचेगा, स्क्वायर यूनिट। वाई स्क्वायर यूनिट बिकॉज वी हैव टू फाइंड एरिया, हमने एरिया फाइंड किया है। अगर आप सिर्फ यूनिट लिखोगे तो यहाँ से हाफ मार्क्स कट जाएगा, तो याद रखना यूनिट्स में अच्छे से ध्यान देना कि 9 स्क्वायर यूनिट आंसर है। तो ये तो सिर्फ ऊपर वाले का है, अभी हमें नीचे वाले का भी तो निकालना है, तो चलो वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे था और डी था। अब हम ए के पॉइंट्स देख लेते। हमने ए के कितने लिए थे 1 0 और डी के 2 3। 1 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी के 2 3 लिया था, और सी कितना था 6 3 था। ओके, ये कितना था 6 3। तो सेम प्रोसीजर अलग से। अब ए के लिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a 1 0, तो इसके लिए a x1 y1 हो जाएगा। अब हम d को ले लेते x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो हम d को ले लेते 2 3 एंड x2 y2। आप c को भी ले सकते हो, c यहाँ पे 6 3 है, तो c के लिए x3 y3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं फॉर्मूला फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है। ठीक है, हम इसे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC is 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and then after that x3 y1 minus y2। ठीक है, तो मैं यहां से लिख लेता हूं 1/2 x1 कितना है हमारे पास 1 है, इंटू y2 कितना है हमारे पास y2 3 है, और y3 कितना है वो भी 3 है, तो 0 हो जाएगा वो तो पूरा। x2 कितना है हमारे पास 2, y3 कितना है हमारे पास 3 और y1 0। देन आफ्टर दैट x3 वी हैव 6, y1 वी हैव 0 एंड y2 -3। पुट करो वैल्यूज को 1/2, ये तो बेटा पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको लिखने का। 2 3 जा 6 एंड प्लस माइनस, ध्यान से देखना 6 3 जा -18 होगा, क्योंकि 6 इंटू -3 तो -18 होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 6 -18 क्या हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6। तो हमारा आंसर क्या आएगा -6 स्क्वायर यूनिट्स। बट एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे रीराइट कर लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ACD, अच्छा मैंने यहाँ पे ABC लिखा है तो यहाँ पे ACD आएगा, इज positive 6 square units, positive 6 square units। Why? Because area cannot be negative। ये आप कई बुक में देखते होंगे, रेफरेंस बुक में यहाँ पे मोड में दिया होता है ये सारी चीजें, ये जो x1 y2 लिख रहा हूँ ना मैं, वो मोड में दी जाती है वो डायरेक्टली, तो आप वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर बुक में क्लोज ब्रैकेट में दिया है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है कि एरिया ऑफ ACD इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें पूरा क्वाड्रिलेटरल का कहा था, तो हम उसको स्टेटमेंट में ऐसे बना के मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ACD, दोनों का मिला के कितना होगा 9 + 6 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा ओरिजिनल आंसर है, ये एंड में लिखना मत भूलना। ठीक है, सिर्फ दोनों का एडिशन। तो पूरा एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल का आंसर कितना होगा 15 स्क्वायर यूनिट्स आंसर होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक स्टेट बोर्ड का और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो आज के जो 7 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो आप स्टैंडर्ड, आप CBSE के स्टूडेंट हो तो वो भी, और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वो भी। देखो ज्यादा क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होता, टेक्स्ट बुक तो सेम ही है। तो चैप्टर फिनिश करके पहले ऑलवेज पेपर का एनालिसिस कर लो, ताकि तब जाके आप जब रेफरेंस बुक में देखो तो आपको पता चले कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो हम पेपर में देख चुके, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा ज्यादा जाए, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर रहेगा, जिसके ऊपर से रहेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका मिलेगा। ठीक है, तो फिर हाँ मिलते हैं, बाय।